डर कहाँ से आएगा? जब आपके अंदर जुनून हो। हम इतने कायर थोड़े हैं, अपनी ज़िंदगी से हम लड़ेंगे और उसे बता देंगे कि भाई तुझ में कितनी क्षमता है, कितनी बार तू मुझे गिराएगा, तब मजा है ना। आपकी काबिलियत कभी बेकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। जब कोई बच्चा किसी भी गुरु से पढ़ाई कर रहा है तो वो जानना चाहता है कि उसका बेसिक क्या है, वो कहाँ से पढ़े और उनके तरह बनना चाहता है। तो आइए आज हम विपिन सर के साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपना बेसिक पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की और कौन कौन सी परिस्थितियाँ लाइफ में आई और उसके बाद आज वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सर, आपका न्यूज़ पीआर में स्वागत है। जी, थैंक यू मैम, आपका भी स्वागत है। सर, बच्चे आपसे ये जानना जी। चाहते हैं कि आपके लाइफ के बारे में, कि कहाँ से कैसे पढ़ाई किए। बिल्कुल, देखिए मैम, हमारा जो पढ़ाई लिखाई रहा वो गांव से ही रहा और सरकारी स्कूल से ही हमारी पढ़ाई हुई। कभी प्राइवेट स्कूल में हम लोग पढ़ाई नहीं किए और इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि देखो, अगर आप पढ़ने वाले हो ना, मेहनती हो, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। आप जंगल में भी बैठ के अगर 10 लाइन किताब का पढ़िएगा तो 2-4 लाइन तो ज़रूर याद होगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहिएगा और अमेरिका में जाके आपको रख दिया जाए और वहाँ सो जाइएगा, तो अमेरिका में सो जाने से किताब की कोई लाइनें याद नहीं होंगी, है ना। तो पढ़ाई कहीं भी किया जा सकता है और किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। तो हम लोग की शिक्षा जो मिली गांव से ही मिली और सरकारी स्कूल से ही हमारी पढ़ाई हुई है। और गरीबी थी तो समझ लीजिए कि कहीं ट्यूशन कोचिंग के लिए भी कोई उपाय नहीं था। सरकारी स्कूल में अक्सर सुनते हैं कि वहाँ पर ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होती है और उसमें कैसे आप अपने आप को पढ़ाई करते हैं? जैसे होता क्या है कि सरकारी स्कूल में ये बात सही है, लोग कहते हैं और है भी कि सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं अभी भी सही नहीं है, लेकिन उसी में क्या करना होता है कि आपको अपने तरफ से एफर्ट लगाना पड़ता है। अगर आप किसी शिक्षक से पूछने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बताएंगे नहीं, भगा देंगे। और प्राइवेट स्कूल में होता है कि शिक्षक जो हैं बच्चे के ऊपर हावी रहते हैं कि भाई तुमने ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया। हाँ, और सरकारी स्कूल में है कि बच्चे को हावी होना पड़ेगा, है ना। खैर, सरकारी स्कूल में सारे टीचर ऐसे भी नहीं हैं, बहुत ऐसे टीचर हैं जो अपनी जिम्मेवारी के साथ पढ़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई बस मेरा आना जाना है। तो हर फील्ड में है, केवल सरकारी स्कूल के कर्मचारियों की बात नहीं है, हर फील्ड में लोग ऐसे होते हैं। आप देख लीजिए, बैंक में भी देख लीजिए। प्राइवेट बैंक में जाइएगा तो उसका अलग रुतबा होता है और किसी सरकारी बैंक में आप जाइए, आप SBI में एक बार घुस के देखिए जाके कि वहाँ देखिएगा ग्राहक को कोई पूछने वाला नहीं होता है। ग्राहक इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से उस काउंटर धक्का खाएगा। और प्राइवेट बैंक में जाइए, आप चले जाइए एक्सिस बैंक में चले जाइए, तो उसमें जाइएगा तो पहले ही आपको बैठाया जाएगा, सर यहाँ पर इस चेयर पर बैठ जाइए, है ना। और SBI में जाइए तो नीचे लाइन लगा के, गाँव और सब में चूँकि आसपास बैंक है जंदहा में, तो वहाँ देखते हैं लाइन लगा के नीचे बैठे रहती है फर्श पे, धीरे धीरे लाइन बढ़ते जाएगा, खड़ा होके फिर आगे बैठेगी, फिर। तो ये सिस्टम है। तो होते हैं लोग जहाँ तरीका है यही। प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया, उसके बाद मैंने NCC का ट्रेनिंग भी किया था। जब हम इंटर में पढ़ रहे थे, AND कॉलेज से हमारी पढ़ाई हुई। हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर था और साइकिल चला के हम जाते थे घर से, और छोटे छोटे बच्चों को घर पर पढ़ाते थे ताकि अपनी पढ़ाई के लिए खर्च कुछ होते रहे, निकलते रहे। तो 15 किलोमीटर अपने घर से साइकिल चला के डेली, बाढ़ आ जाती थी तो उस टाइम सड़कों पर पानी हो जाता था, तो चौड़ से होकर गुजरना होता था। बहुत मुश्किल से उस पानी से हो के 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में पानी लग जाता था, फिर भी जाते थे जब सड़क बंद रहती, फिर भी उधर से। तो ये परिस्थिति 2 साल हमने उधर झेला कॉलेज में, और उसके बाद NCC किया, फिर ITI किया, तो फिर आगे ऐसे ही सिलसिला चलते रहा। पहले इच्छा थी कि फौज में जाना है, फिर बाद में धीरे धीरे मैथ से बाद में लगाव हुआ। मैथ मेरा शुरू से लगाव नहीं था, मैं ये आपको बता दूं। ज़्यादातर तो लोगों को सुनते हैं कि मैथ से डर लगता है, तो आपका ये क्या? सच्चाई है, मैंने 12th मैथ से भी नहीं पढ़ा। मैथ मैंने 12th में नहीं रखा था, डर के मारे। क्या रखे थे? बायोलॉजी से था मैं। अच्छा। और बाद में फिर मैथ पढ़ा मैंने। तो फिर मैंने ITI किया, तो ITI में क्या हुआ था कि एक बार मेरा मैथ लेने का, मैथ पढ़ने का जो इच्छा जगी वो ITI कॉलेज से जगी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 63 स्टूडेंट थे उस ITI कॉलेज में, तो मेरा 1 नंबर स्थान था टेस्ट में। लेकिन जब मैथ का टेस्ट हुआ था तो मैं सबसे 63वां था, 1 नंबर था, यानी नीचे से था। उस दिन मुझे लगा कि ये मैथ हमेशा मुझे डराते रहा, मैं इसे भागते रहा। बहुत मैं इससे टेंशन में आ गया उस टाइम।
मैं कॉलेज से निकल के चला गया अपने रूम पर और खूब रोया दरवाज़ा बंद करके। और फिर उस दिन मैंने कसम खाया कि नहीं, अब तो मैथ पढ़ेंगे, कुछ पढ़े ना पढ़े लेकिन मैथ पढ़ेंगे। और संजोग हमें एक बार एक फार्मूला की किताबें मिली किसी किताब दुकान पर, वो विद्यासागर का बुक आता था नवोदय की तैयारी के लिए, छोटा सा बच्चों के लिए। उस बुक में मैंने बोर्डमास पहली बार देखा था कि बोर्डमास कोई नियम होता है, मैं इंटर के बाद। और तब से जाके मैंने उसे थोड़ा हिंट्स मिला मुझे। फिर हमारे एक शिक्षक माधव सर, पीके सर उनका नाम था, हाजीपुर में पढ़ाते थे, फिर वो मुझे मिले और इस शरीर में प्राण उन्हीं का डाला हुआ है समझिए। तो फिर लगने लगा कि भाई जो आप समझना चाहते हो, जो सीखना चाहते हो, जो आपकी परेशानियां हैं, सामने वाला आपका शिक्षक समझ रहा है, तब आपका रोग दूर हो जाता है। कहते हैं ना कि डॉक्टर अगर पकड़ ले कि आपके पास बीमारी क्या है तो आपके रोग का अच्छा इलाज हो जाएगा। तो वही चीज़ें होती। फिर मुझे लगा कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैथ हार्ड लगता है, वो रटते हैं, ज़बरदस्ती रटते हैं, और ज़बरदस्ती रटने से नहीं होगा, उसको समझने की चीज़ें हैं। और कोई भी चीज़ आप खूब अच्छे से समझने लगते हैं ना तो आपको मज़ा आने लगेगा। आप अगर टीवी में कोई भी प्रोग्राम देखते होंगे, अगर आप सीरियल देखती हैं, आप क्रिकेट नहीं देखना चाहती हैं तो क्रिकेट आप नहीं देखते होंगे क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा है। और सीरियल देखते हैं, आपको खूब मज़ा आ रहा है, आप खूब देखिएगा, आपको मन करेगा कि एपिसोड और बड़ा कर देता है ना। यही चीज़ें पढ़ाई में भी होती है। जो चीज़ बच्चों को समझ में आने लगेगा तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगर बच्चों को कहेंगे कि आप इतना टास्क पूरा कीजिए और उसको समझ में नहीं आ रहा है तो पहाड़ लगेगा उसे। इसलिए हम सभी शिक्षकों का एक ही दायित्व होना चाहिए कि कोई भी चीज़ पढ़ाएं तो उसे हम समझाएं, उसे समझाएं, और जब वो समझ जाएगा ना तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा और खुद ब खुद वो करेगा। मुझे ये जानना था कि मतलब क्या मतलब कुछ ऐसा भी पोजीशन आया कि कोई हालात ऐसे आए आपके सामने कि आप उधर का लाइन बिल्कुल छोड़कर टीचिंग लाइन में आ गए? मैं ये जानना चाहती हाँ, वही चीज़ मैं बता रहा था कि जब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैथ जब मैं पढ़ने लगा ना, जब मुझे समझ में आने लगी तो बहुत ज़्यादा लगाव हो गया मुझे इससे। और मुझे, चूँकि मैं खुद एक बहुत कमज़ोर स्टूडेंट रहा, इसीलिए मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी कमज़ोर स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ, कि परेशानियाँ ऐसे ऐसी होती हैं। कहते हैं ना कि अमीरी हाल क्या जाने गरीबी चखने वालों का, और मखमल मदीना क्या जाने जमी पर सोने वालों का। तो जो इंसान जमी पर सोता है उसे पता होता है कि जमी पर सोने का क्या मज़ा है ना। तो वही चीज़ें थी। मुझे भी लग रहा था कि मैं जितना कमज़ोर हूँ, और मैं बहुत कमज़ोर स्टूडेंट था, तो वही मैं सोचता था कि हम इससे भी ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट को सिखा सकते हैं मैथ। और आप हमारी वीडियो देखते होंगे, लोग इतने प्यार देते तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आज 38 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट मैथ में जुड़े हुए हैं, मैथ पढ़ने के लिए हमसे। तो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आता होगा हमारी पढ़ाई, इसलिए इतना प्यार देते हैं। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं समझा सकता हूँ। और ये निश्चित है कि जो मेरा अंदाज़ हो, मैं शुरू से ही गाता था अपने स्कूल में, ट्यूशन में। शुरुआत में जब गांव में रहते थे तो वहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, तो शनिवार को या स्कूल में शनिवार को गाना गवाया जाता था, तो मैं सबसे पहले खड़ा हो जाता था गाना गाने के लिए। ये मेरा शुरू से रहा है। गाना पहले स्टार्ट किया सबसे पहले। अब ये तो हाँ, एक शोले सिनेमा का मैंने ये गाना गाता था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सर, तो जब आप गाना स्टार्ट करते थे तो क्या सुनकर सब लोग वहाँ रुकते थे या भाग जाते थे? नहीं भाई, हमेशा लोग ढूंढते भी थे। और जब भी संगीत का बारी आता था ना तो स्कूल में तो कहते थे कि विपिन कहाँ है। मैडम भी खोजती थी, सर लोग भी खोजते थे कि विपिन कहाँ है। तो गाना गाने के लिए ज़रूर खोज लिया जाता था हमें। हाँ हाँ। फिर अब ना जब कोचिंग चलने लगा, मैं 10 साल से पढ़ाता हूँ। 10 साल मैंने ऑफलाइन, हाँ, हमारी अपनी कोचिंग थी तो पढ़ाता था मैं। और यूट्यूब पर तो मैं 2018 में आया हूँ इधर। मैं 2011 से ही पढ़ाता हूँ ये कंपटीशन वाले बच्चों को। और मैथ से इतना डर होते हुए 1 साल में मैंने वो सब कुछ बदल दिया था। 1 साल में मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था, 1 साल के अंदर। पढ़ाने के दौरान भी आपका हाँ, और 10 साल अभी 2011 से अभी जोड़ लीजिए 22 हो गया, 11 साल होने जा रहे हैं। 2018 से मैं यूट्यूब पर आ गया। और ऑफलाइन में भी गाना गाते हुए पढ़ाते हैं? हाँ, वहाँ भी जब कभी मतलब पढ़ाते पढ़ाते गाना गा दिया। किसी को कभी ये नहीं होता था कि शुरुआत गाना करते हुए जाए, ऐसा तो नहीं था।
पर कोई सवाल पढ़ाते पढ़ाते ही गा दिया। किसी किसी के स्टूडेंट को कभी कोई गंभीर स्टूडेंट रहता होगा तो उसको ये नहीं लगता कि सर थोड़ा अजीब अटपटा टाइप का पढ़ा रहे हैं? कभी कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कुछ अच्छा, इतना खराब नहीं गाते कि अटपटा लगे। मैं वो नहीं कर रही हूँ, आप अच्छा गाते हैं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट गंभीर भी होते हैं, तो उन्होंने क्या कभी कुछ ऐसा कमेंट किया है? हाँ, बच्चों को हंसी आती थी और क्या। कोई उसका टीचर गाना गा रहे तो बच्चों को बुरा तो नहीं लगता, उसे हंसी जरूर आती है ना। और इससे क्या होता है कि बच्चे हमारे तरफ ध्यान रखते हैं कि अब सर क्या हरकत करने वाले हैं, और उसी में पढ़ाई भी हो जाती है उसकी। और वरना अगर शिक्षक के ऊपर ध्यान बच्चों का नहीं रहे, ध्यान इधर उधर जाए, तो फिर उसकी पढ़ाई बीच बीच में हो सकता है कि न समझ में आए। पर ऐसे हमारे बच्चे ऑफलाइन क्लास में भी ध्यान रखते थे कि अब सर कौन हरकत करने वाले, तो हमेशा जब वो क्लास में बैठे रहते तो हमारे तरफ ही ध्यान होता था उनका। सर तो आपकी मैडम तो काफी खुश रहती होंगी। हाँ बिल्कुल, डेली गाना सुनाते होंगे। हम दिन भर ऐसे ही गाते हुए रहते हैं, पर सबसे ज़्यादा शौक है हमारी मैडम को आज भी। और कहानी हम आपको बता दें कि हम 6 महीना में एक गाना कंप्लीट करते थे। अब बताइए कैसे। जैसे पहले रेडियो हुआ करता था, अब तो मोबाइल है, तो मान लो कि कोई गाना याद नहीं है, आपको लिखना है तो मोबाइल में बजा के फिर रोक के फिर लिख दिए, फिर रोक लिए, है ना। लेकिन पहले क्या होता था कि रेडियो पर वो गाना बजता था और मुझे कोई गाना लिखना है, लगा कि ये गाना मुझे याद करना चाहिए, ये मुझे गाना है, तो रेडियो में बजता था, मैं लिखता था उसको, और उतना फास्ट लिख नहीं पाता था तो वो कंप्लीट नहीं होता था। अब गाना लिखा मैंने, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो बस इतना लिखाया और अगला अंतरा नहीं लिखा पाया। फिर कभी बजता था वो और मैं कहीं से सुन लेता था, रुक के फिर अगला अंतरा पूरा करता था उसको। अगर मैं चल भी रहा हूँ, किसी के दरवाजे पर भी बज गया तो मैं थोड़ा रुक के उसको पूरा कर देता। ऐसे उस टाइम के हालात थे और ऐसे ऐसे करके गाना याद करते थे। सर अभी जो बच्चे जुड़े हुए हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेकर, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वैसे बच्चों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपना संदेश क्या दीजिएगा? हाँ बिल्कुल, मैं बच्चों से कहूँगा कि बच्चों मन लगा के आप तैयारी कीजिए, और मुझे भरोसा है कि आप तैयारी करते भी हैं। और अभी जो हम लोग का चल रहा था आंदोलन को ख़त्म किया गया है, और रेलवे ने बात को माना है कि भाई हम लोग के सवाल जो हैं जायज़ हैं। अब उस पर देखना है कि क्या एक्शन आता है। फिर उसके बाद अगर जो सवाल हम लोग का था, जो हमारा मांग था, अगर उस पर चर्चाएं होती है, उस बात को ध्यान में रखा जाता है और तब डिसीजन लिया जाता है तो ठीक है। नहीं डिसीजन लिया जाएगा तो फिर हम लोग आगे अपना जो है सो फिर। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन में आ जा रहे हैं और कुछ गलत कदम उठा रहे हैं। हाँ, बच्चों एक बात ध्यान रखना कि पतंग जो है ना, हमेशा किस्मत के सहारे नहीं उड़ता, वो काबिलियत से उड़ता है। लेकिन एक कागज का टुकड़ा ना किस्मत के सहारे उड़ता है। जब कोई आंधी आएगी तो कागज का टुकड़ा हवा में उड़ेगा, लेकिन एक पतंग जो है ना के बराबर भी हवा रहेगा ना तो भी वो आसमान को छूते रहता है। तो आपकी काबिलियत कभी बेकार नहीं जाएगी। ये नौकरी नहीं भी हुआ ना तब भी तुम जिंदगी में हो सकता है इससे बड़ा कर लोगे, लेकिन तुम में टैलेंट होना चाहिए। और टैलेंट कहाँ से आएगा? जब आपके अंदर जुनून होगा। और अपने आप को खत्म कर देंगे हम एक सिर्फ नौकरी के लिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपकी उम्मीदें, आपसे जो उम्मीदें हैं आपके माँ बाप के हैं, आपके माँ के बाप के आंखों में जो सुनी आंखों में एक तैरते सपने होते हैं बच्चों के लिए, तो हम उसको खत्म नहीं कर देंगे कि मुझे ये नौकरी ग्रुप डी में नहीं मिला, एनटीपीसी नहीं मिला तो हम अपने आप को खत्म कर देंगे। ये गलत बात है। हम इतने कायर थोड़े हैं, अपनी ज़िंदगी से हम लड़ेंगे और उसे बता देंगे कि भाई तुझ में कितनी क्षमता है, कितनी बार तू मुझे गिराएगा, हम उतनी बार उससे ज़्यादा ऊंचाई तक उठकर दिखा देंगे तुम्हें। तो बच्चों टुकड़ा ना किस्मत के सहारे उड़ता है। जब कोई आंधी आएगी तो कागज का टुकड़ा हवा में उड़ेगा, लेकिन एक पतंग जो है ना के बराबर भी हवा रहेगा ना तो भी वो आसमान को छूते रहता है। तो आपकी काबिलियत कभी बेकार नहीं जाएगी। ये नौकरी नहीं भी हुआ ना तब भी तुम जिंदगी में हो सकता है इससे बड़ा कर लोगे, लेकिन तुम में टैलेंट होना चाहिए। और टैलेंट कहाँ से आएगा? जब आपके अंदर जुनून होगा। और अपने आप को खत्म कर देंगे हम एक सिर्फ नौकरी के लिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपकी उम्मीदें, आपसे जो उम्मीदें हैं आपके माँ बाप के हैं, आपके माँ के बाप के आंखों में जो सुनी आंखों में एक तैरते सपने होते हैं बच्चों के लिए, तो हम उसको खत्म नहीं कर देंगे कि मुझे ये नौकरी ग्रुप डी में नहीं मिला, एनटीपीसी नहीं मिला तो हम अपने आप को खत्म कर देंगे। ये गलत बात है। हम इतने कायर थोड़े हैं, अपनी ज़िंदगी से हम लड़ेंगे और उसे बता देंगे कि भाई तुझ में कितनी क्षमता है, कितनी बार तू मुझे गिराएगा, हम उतनी बार उससे ज़्यादा ऊंचाई तक उठकर दिखा देंगे तुम्हें। तो बच्चों ये चीज़ आप में होनी चाहिए। और एक नौकरी खत्म होने से या एक बार किसी एक विभाग में जॉब ना मिलने से थोड़े आपकी लाइफ खत्म होती है। और कहा भी गया है कि इंसान को तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि हम खुद से ना हार जाए।
तो अभी विपिन सर के साथ बातों को हम यहीं पर विराम देते हैं और यह वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा यही था कि जो बच्चे एनटीपीसी से जो जुड़े हुए हैं, जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और वो काफ़ी डिप्रेशन में आ गए हैं और कई ऐसे सुनने को भी आया है कि वो गलत कदम उठा लिए हैं। तो आपने जो ये विपिन सर का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इनसे सीख भी ले सकते हैं कि किस तरह से विपिन सर के साथ भी उस तरह की पोजीशन आए, लेकिन फिर भी इन्होंने मेहनत किया और कोशिश करते गए, हार कभी नहीं मानी। तो यही हमारा पर्पस था मेन इस वीडियो को बनाने का। और आप न्यूज़ पीआर के साथ जुड़े रहे और विपिन सर से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।